नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल S3 कोचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी जीआईसी हिंदी मेंस पेपर का 50% वेटेज वाला टॉपिक, जो क्या है ऐसे राइटिंग यानी निबंध लेखन, जिसके लिए हमने टॉपिक चुना है। करंट में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसमें छात्रों ने सरकारी तंत्र के फेलियर से तंग आकर प्रोटेस्ट किया और एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ है। चूँकि ये टॉपिक लोकतंत्र, भ्रष्टाचार और सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ है और काफ़ी चर्चा में अभी है, तो मे भी इस पर निबंध आ सकता है, क्योंकि छात्रों से रिलेटेड कोई इतना बड़ा व्यापक रूप में आंदोलन शायद ही हुआ होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के इस टॉपिक पर, जो कि है निबंध लेखन। और टॉपिक का नाम क्या है? छात्र आंदोलन, स्वरूप, कारण और प्रभाव। इसके ऊपर हमें निबंध लिखना है। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार आपको ये वीडियो अच्छी लगे और इस तरह की और भी वीडियोस को आप तक आसानी से पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल S3 कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक छात्र आंदोलन, स्वरूप, कारण और प्रभाव। तो सबसे पहले किसी भी निबंध के लिए हमें क्या लिखना होता है? उसकी प्रस्तावना को लिखना होता है। प्रस्तावना हेडिंग में नहीं आती, उसको जो भी हम शुरुआत में लिखते हैं या अपने निबंध से रिलेटेड जो भी हम एक भूमिका बनाते हैं, वो हम कहाँ लिखते हैं? प्रस्तावना में लिखते हैं। तो प्रस्तावना के बाद से जो टॉपिक शुरू होंगे वो क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे आंदोलन के प्रमुख कारण, आंदोलन का स्वरूप, सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया, छात्र आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव, उसके नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, समाधान और सुझाव, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे निष्कर्ष। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम एक दमदार कोटेशन को लिख सकते हैं, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे दिशाहीन युवा लहरें विनाश लाती हैं। क्या है? दिशाहीन युवा लहरें विनाश लाती हैं, परंतु अनुशासित युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण का नया इतिहास रचती हैं। देखिए, ये जो पंक्तियां हैं, इसमें हमने छात्र आंदोलन की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लिखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इसकी प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में हम क्या लिख सकते हैं? छात्र किसी भी राष्ट्र की युवा शक्ति और भविष्य के निर्माणकर्ता होते हैं। जब उनकी शिक्षा, परीक्षा, रोजगार या अधिकारों से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी होती है, तो वे लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज उठाते हैं। छात्र आंदोलन उसी का स्वरूप होते हैं। वर्ष 2026 में भारत में छात्र आंदोलन ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, शिक्षा में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े गंभीर प्रश्नों को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया। इस छात्र आंदोलन से पहले कौन इतनी चर्चा करता था कि भाई पेपर लीक कोई बहुत बड़ा मुद्दा था, होते थे, परीक्षाएं रद्द हो जाती थी, किसी को कोई फर्क पड़ता था, परीक्षाएं दोबारा होती थी, फिर पेपर लीक होते थे, वही क्रम चलता रहता था। लेकिन इस आंदोलन के बाद जो परीक्षा व्यवस्था है उसकी विश्वसनीयता, शिक्षा की पारदर्शिता और युवाओं से जुड़े जो परीक्षा संबंधी विषय हैं, उन पर एक राष्ट्रीय बहस का स्वरूप इस छात्र आंदोलन ने उसको दिया है। इसमें आगे क्या लिख सकते हैं? परीक्षा पत्र लीक, तकनीकी त्रुटियों, परीक्षाओं के रद्द होने से लाखों विद्यार्थियों में असंतोष उत्पन्न हुआ। भाई, इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? प्रश्न पत्र का लीक होना और जो भी तकनीकी त्रुटियां थी, अकाउंटेबिलिटी को तय करना, ये इस छात्र आंदोलन का क्या था? मेन मुद्दा था। छात्र आंदोलन का अर्थ क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा अपनी सामूहिक समस्याओं और अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाना। यह आंदोलन शांतिपूर्ण रैली, धरना, हस्ताक्षर अभियान, कक्षा बहिष्कार, सोशल मीडिया अभियान या ज्ञापन के रूप में हो सकता है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार है। हालांकि किसी भी आंदोलन को हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति और कानून व्यवस्था भंग करने से बचना चाहिए। तो देखिए, छात्र आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसा, कानून व्यवस्था को भंग करना उस छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इन बातों को हम अपनी प्रस्तावना में बता सकते हैं। अब बात करते हैं आंदोलन के प्रमुख कारण। छात्र आंदोलन का सबसे प्रमुख कारण परीक्षा व्यवस्था में अनियमितता और प्रश्न पत्रों के लीक होने की घटनाएं रही हैं। यही कारण था। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने विद्यार्थियों के वर्षों के परिश्रम, समय और आर्थिक संसाधनों और प्रतिकूल प्रभाव डाला। प्रभावित परीक्षाओं को दोबारा आयोजित किए जाने से विद्यार्थियों को मानसिक तनाव और भविष्य को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ा।
बार बार परीक्षा होना, उनका फिर लीक हो जाना, लोगों के जो बच्चे थे उनके ऊपर क्या था, मानसिक रूप से उन पर तनाव हो रहा था। बहुत से लोगों ने तो क्या किया, आत्महत्या कर ली। नीट में ही नहीं, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से अक्सर सुनने को मिल जाता है। अभी हाल ही में एक टीजीटी का विद्यार्थी जिसने आत्महत्या कर ली परीक्षा में पास ना होने पर। तो इस तरह के मुद्दे इन आंदोलन का मुख्य कारण बनते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण शिक्षा और रोजगार को लेकर बढ़ती चिंता है। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि अवसर क्या है, सीमित हैं। ऐसे वातावरण में परीक्षा रद्द होना या परिणामों में देरी होना विद्यार्थियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक बन जाता है। जॉब्स कम हैं, बच्चे लगातार पढ़ के शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन नौकरियों के अवसर क्या है, सीमित हैं। उसमें भी कई कई साल, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं किसी एक परीक्षा के होने, उनके रिजल्ट आने में और लोगों के उस नौकरी को ज्वाइन करने में। तो ये सब क्या है, एक मानसिक तनाव का कारण बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त शुल्क वृद्धि, छात्रवृत्ति में देरी, छात्रावास की समस्याएं, सामाजिक भेदभाव और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी भी छात्र असंतोष को बढ़ाते हैं। जनवरी 2026 उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों और समावेशी समितियों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी क्या किया था, विरोध किया था। यूजीसी के नियमों का विरोध हुआ था। वहीं तमाम आप परीक्षाओं की बात कर लें, सिंपल अगर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें, कहाँ पहले 1000 रुपये में पूरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती थी, अब 5 से 10 हज़ार रुपये तक फीस की वृद्धि हो गई है। और वहीं अगर आप नीट की बात करें तो करोड़ों रुपए लग रहे हैं एक डॉक्टर बनने में। ऐसे ही अगर इंजीनियर बनना है तो वहाँ भी लाखों रुपए का खर्चा है। तो लगातार बढ़ती शुल्क वृद्धि भी इसका एक मुख्य कारण है, जिस पर प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए। आंदोलन का स्वरूप कैसा था? आंदोलन का स्वरूप क्या था? 2026 के आंदोलन में पारंपरिक विरोध के साथ डिजिटल माध्यमों का व्यापक उपयोग हुआ। विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया, ऑनलाइन समूहों और वीडियो संदेशों के माध्यम से अपनी समस्याएं देश भर तक पहुंचाईं। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सके। भाई ये डिजिटल माध्यम की वजह से क्या हुआ, पूरे इंडिया में इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया, जिससे ये क्या बन गया, राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। कहाँ हुआ था ये आंदोलन? नई दिल्ली के जंतर मंतर और अन्य प्रमुख स्थानों पर विद्यार्थियों ने धरना, रैली और प्रदर्शन किए। आंदोलन का प्रसार मुंबई, बेंगलुरु, पटना, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, जयपुर जैसे शहरों तक हुआ था। इन तमाम जगहों तक ये आंदोलन पहुंच रहा था धीरे धीरे। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा पत्र लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, परीक्षाओं में पारदर्शिता, प्रभावित विद्यार्थियों को उचित राहत और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग की। जो भी मांग थी वो सब यहाँ बता दी गई है। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव भी हुआ, जो कि एक दुखद घटना थी, जिसमें विद्यार्थियों और पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं बात करें सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया। सरकार ने परीक्षा पत्र लीक के दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई और तेज न्यायिक प्रक्रिया का आश्वासन दिया है। परीक्षा व्यवस्था में तकनीक के बेहतर उपयोग तथा निगरानी तंत्र को मजबूत करने की बात सामने आई है। कुछ वार्ताओं में प्रभावित परिवारों को सहायता देने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अनावश्यक कानूनी कार्रवाई न करने पर सहमति बनाने की जानकारी दी गई है। हालांकि अभी इस पर चर्चा ही चल रही है। सिर्फ एक मुद्दा जो इस्तीफा था वही माना गया है, बाकी चीज़ों पर अभी बातें ही चल रही हैं। हालांकि आंदोलनकारियों ने केवल आश्वासन के बजाय ठोस कार्रवाई, समयबद्ध जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही की मांग जारी रखी है। यह स्थिति बताती है कि केवल घोषणाएं छात्र असंतोष को समाप्त नहीं कर सकती। विद्यार्थियों का विश्वास प्राप्त करने के लिए पारदर्शी जांच, नियमित सूचना और स्पष्ट कार्य योजना आवश्यक है। वहीं बात करें इसके नकारात्मक प्रभाव की, लंबे समय तक चलने वाले आंदोलनों से शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। कक्षाएं स्थगित होने, परीक्षाओं की तिथियां बदलने और परिणामों में देरी से विद्यार्थियों के शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित होते हैं। कभी कभी तनावपूर्ण परिस्थितियों में हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति और पुलिस कार्यवाही जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जो अभी इस आंदोलन में देखने को भी मिला है। इससे आंदोलन का मूल उद्देश्य कमजोर हो सकता है और विद्यार्थियों पर कानूनी या मानसिक दबाव बढ़ सकता है। क्लियर? परीक्षा विवादों का सबसे गंभीर प्रभाव विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। लगातार अनिश्चितता, सामाजिक दबाव और भविष्य की चिंता के कारण कुछ विद्यार्थी अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सहायता की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या है? छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव यह रहा है कि परीक्षा व्यवस्था की कमियां
सार्वजनिक चर्चा का केंद्र में आई हैं, यानी सार्वजनिक जो चर्चा है उसके केंद्र में वो आ गई हैं। इससे सरकार, शिक्षा संस्थानों और परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर सुधार के लिए दबाव बना है। इस आंदोलन ने युवाओं में नेतृत्व, संगठन क्षमता, लोकतांत्रिक भागीदारी की भावना को भी मजबूत किया। विभिन्न शहरों के विद्यार्थियों ने एक दूसरे की समस्याओं को समझा, सामूहिक रूप से अपनी मांगें सरकार और जो भी संस्था है जो इन परीक्षाओं को कराती है उनके समक्ष रखी है। इसके अलावा आंदोलन ने यह संदेश दिया कि विद्यार्थी केवल परीक्षा देने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण हितधारक भी हैं। नीति निर्माण में उनकी आवाज़ को उचित स्थान मिलना चाहिए। ये इसके सकारात्मक प्रभाव में हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समाधान और सुझाव की। पहला है, छात्र प्रतिनिधियों की शिक्षा संबंधी निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी दी जाए। विद्यार्थियों के लिए परामर्श केंद्र, हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रशासन को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सम्मान करना चाहिए और विद्यार्थियों को भी कानून तथा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर फैलाने वाली अफवाहों और गलत सूचनाओं की रोकथाम के लिए आधिकारिक सूचना प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। क्लियर? लास्ट में बात करें इसके निष्कर्ष की, तो इस ओवरऑल समस्या का निष्कर्ष क्या है? 2026 का छात्र आंदोलन केवल परीक्षा पत्र लीक या किसी एक परीक्षा से जुड़ी समस्या नहीं, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था में विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यापक मांग को दर्शाता है। विद्यार्थियों का विरोध यह संकेत देता है कि युवा अपने भविष्य से जुड़े निर्णयों में निष्क्रिय दर्शक नहीं रहना चाहते हैं। छात्र आंदोलनों को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुनना और संवेदनशीलता से समाधान करना चाहिए। दूसरी ओर विद्यार्थियों को भी शांतिपूर्ण, अनुशासित और तथ्य आधारित आंदोलन का मार्ग अपनाना चाहिए। सरकार, प्रशासन, शिक्षण संस्थानों और छात्रों के बीच निरंतर संवाद ही ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान दे सकता है। तो ये है इस निबंध का ओवरऑल पूरा सार जो हम लिख सकते हैं। इसमें हर छोटे छोटे मुद्दे, जो घटनाएं या क्रम इस आंदोलन के दौरान चला था, वो हमने यहाँ पर इसमें लिखने का प्रयास किया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल SC कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए निरंतर लेकर आते रहें। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।